आदित्य पुष्कर सिंह धामी झुकेगा नहीं। दो प्रदेश, दो योद्धा। चुनाव में सुपरहिट जीत के बाद 23 मार्च 2022 को देवभूमि के योद्धा पुष्कर धामी ने उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाने की शपथ खाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 25 मार्च 2022 को यूपी को नंबर 1 बनाने की शपथ फिर से दोहराई। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि पहले लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए जोर भी लगाते हैं। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में भी ये बातें सामने आ रही है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे और अब उन वादों पर खरा उतरने का टाइम आ गया है। कुछ वादे ऐसे थे जिसे तुरंत करना था। क्या सीएम योगी ने ऐसा किया? क्या शपथ लेने के बाद वो काम कर रहे हैं जो जनता चाहती है? मैं आदित्यनाथ योगी पहले कार्यकाल में कोरोना संकट में मोचक बने, एक योद्धा की तरह अदृश्य बीमारी से यूपी की जनता को बचाया। इसलिए जनता ने सेवा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को फिर मौका दिया। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। चुनाव के दौरान यूपी में कई मुद्दों को जनता ने उठाया। विपक्ष ने उन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को घेर कर हराने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव में चैंपियन साबित हुए। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जनता ने योगी के शासन को स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर कि अगले 5 साल में उन चुनौतियों का समाधान निकालना होगा जिससे जनता जूझ रही है। ये चुनौतियां थी: छुट्टा जानवरों की समस्या, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की बहाली, भू माफिया के चंगुल से आम लोगों को बचाना और मुफ्त राशन का एक्सटेंशन। आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद और बाद में विधायकों के साथ सदन में शपथ के साथ ही सीएम योगी इन चुनौतियों से निपटने के लिए जुट गए और अपनी टीम को काम पर लगा दिया। इसका नतीजा जल्द सामने आने लगा। सीएम योगी ने महज 10 दिन के अंदर 10 बड़े फैसले लेकर बड़ा संदेश दे दिया। 10 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला था यूपी में जून तक मुफ्त राशन का एक्सटेंशन। योगी सरकार की नई कैबिनेट का ये पहला बड़ा फैसला था। इस फैसले से अगले जून तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा।
सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से राशन, सुशासन, सुरक्षा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जून तक राशन की योजना उन्होंने बढ़ा दी। मुफ्त राशन की योजना को कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन सीएम योगी ने इसे जारी रखने का फैसला लिया। योगी 1 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24/7 रात दिन काम किया और उसके बाद जब योगी 2 सरकार बन गई और शपथ लेने के बाद उन्होंने एक अपना जो 10 दिन के अंदर जो 10 बड़े काम किए हैं वो निश्चित तौर पर बड़े सराहनीय हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरा बड़ा ऐलान नौकरी को लेकर किया। इसके लिए 31 मार्च को देश के समस्त चयन आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का लक्ष्य देते हुए 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने पर चर्चा की। यानी अगले 100 दिन में 10,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद है। 100 दिन के अंदर 10,000 नौकरियों का जो लक्ष्य रखा है, ये एक बहुत बड़ा योगी सरकार का एक जैसे कहते हैं कि एक कदम है। एक ओर सीएम योगी खुद काम में जुट गए, तो दूसरी ओर अपने मंत्रियों को भी काम पर जुटने के लिए कहा। अपने तीसरे बड़े फैसले के तहत सीएम ने मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के लिए कहा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी एक निर्देश आया कि सभी विभागों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि वो अगले 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर 1 साल का अपना वर्क प्लान बनाएं और एक प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि ये लगे कि जो कुछ भी सरकार को करना है वो एक निर्धारित समय अवधि में एक टाइम लिमिट के अंदर होता चले, जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि जो कुछ चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया वो केवल बातें नहीं थी, वादे नहीं थे, बल्कि उस पर एक ठोस कार्य योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। विकास के काम में तेजी लाने के साथ साथ सीएम योगी ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। चौथे फैसले में सीएम ने करप्शन को लेकर एक्शन लिया। लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया, तो सोनभद्र के डीएम को भी जांच के बाद निलंबित कर दिया। पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस समेत कई शिक्षकों को भी जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग भी इस मामले में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। पांचवा बड़ा फैसला, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार 1 में अपराधियों के खिलाफ एक्शन की वजह से ही सीएम योगी को बाबा बुलडोजर के रूप में पहचान मिली। इस बार भी सत्ता में लौटते ही बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर समेत करीब हर जिले में बाबा का बुलडोजर माफिया के अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। यही नहीं, लूट और हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और मुस्तैदी से काम कर रही है। इसका नतीजा गाजियाबाद में देखने को मिला। 28 मार्च को पेट्रोल पंप लूट में शामिल अपराधियों को 2 अप्रैल की रात एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इस घटना में गाजियाबाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। मुकेश नाम के इस अपराधी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये संदेश दे दिया कि अपराध करने के बाद पुलिस से बचना नामुमकिन है। सीएम योगी ने अपने छठे फैसले में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय कर दिया। स्कूल और कॉलेजों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो लड़कियों को परेशान करते हैं। इसी तरह से अपराध नियंत्रण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का एक बड़ा कारण था, उसे भी आगे बढ़ाते हुए एक तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा एक्टिवेट करने की बात की गई है और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए जो योजना पिछले सरकार के दौरान चलाई गई थी, उसे भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अपने 7वें फैसले में सीएम योगी ने मठ मंदिरों को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी अब मठ, मंदिर और धर्मशालाओं में नगर निगम के टैक्स नहीं लगेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर रामलला के दर्शन के बाद ऐलान किया था, सिर्फ अयोध्या में ही 10,000 से ज्यादा मठ मंदिर हैं। इस फैसले के बाद से संतों और पुजारियों में खुशी है। जिस तरीके से मठों में, जो मंदिरों में नगर निगम का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये एक बड़ा कदम है। उसके अलावा जिस तरीके से बनारस से जो है गोरखपुर से बनारस की उड्डयन हवाई व्यवस्था और बनारस से वैष्णो देवी की व्यवस्था की गई है, ये एक बड़ा निर्णय है। 8वें फैसले के तहत गोरखपुर और वाराणसी को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी हवाई सेवा की शुरुआत की, तो वहीं पर 1 अप्रैल से वाराणसी से वैष्णो देवी तक श्रद्धालुओं के लिए उड़ान जारी है।
गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं, आप यहाँ पे आइए और माता वैष्णो दर्शन कीजिएगा, उनका लाभ उठाइएगा। और हम चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और धन दान से पूर्ण करें। अब श्रद्धालु कम वक्त में गोरखपुर से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकते हैं और वहां से भी हवाई सुविधा के जरिए सिर्फ 1.5 घंटे में ही वैष्णो देवी के आंगन में पहुंच सकते हैं। सीएम योगी का नवा फैसला, मंदिरों के पास नवरात्र में मांस बेचने पर रोक। सीएम योगी न सिर्फ सांस्कृतिक विकास पर काम कर रहे हैं, बल्कि त्योहारों की शुद्धता का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए यूपी सरकार ने नवरात्र के दौरान मंदिरों के आसपास मीट मांस बेचने पर रोक लगा दिया है। 10वां बड़ा फैसला, मदरसों की होगी जांच। यूपी सरकार ने फर्जी मदरसों की जांच का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों में फर्जीवाड़ों की शिकायत मिलने के बाद योगी सरकार ने ये एक्शन लिया। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षणिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए भी शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने कई सारे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिया है कि 72 घंटे के अंदर किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान कर दिया जाए। सीएम योगी इस बार भी एक योद्धा की तरह कर्म क्षेत्र में डटे हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही जिलों के दौरे पर हैं। अब तक वाराणसी, सिद्धार्थनगर, अयोध्या और बलरामपुर का दौरा कर चुके हैं। हर रोज किसी न किसी जिले में विकास की समीक्षा करने जा रहे हैं। और एक नई कार्य संस्कृति को उन्होंने इस बार जो बिल्कुल सामने रखा है, निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए योगी सरकार बहुत मुस्तैद हो गई है और उन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट मांगा है मंत्रियों से, अधिकारियों से, और जितने भी उनके भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा की दृष्टि से और मिशन शक्ति हो, महिलाओं के लिए हो, जिस तरीके से रोजगार के मामले में विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है, तो उन्होंने 100 दिन में 10,000 नौकरियों देने का वायदा किया है। ये एक योगी सरकार का बहुत क्रांतिकारी कदम है। और सीएम योगी के बाद बात पुष्कर सिंह धामी की। तो 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले कार्यकाल में कुछ ही महीने काम करने के लिए मिले थे, लेकिन कम वक्त में 500 से 50 से ज्यादा बड़े ऐलान किए और उसे पूरा भी किया। उत्तराखंड के लिए धामी के काम को देखकर ही जनता ने फिर से मौका दिया है। दूसरी पारी में पुष्कर धामी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 हफ्ते में 10 बड़े फैसलों से धामी ने बता दिया कि इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 46 साल के कप्तान को दूसरी बार उत्तराखंड की कमान। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप एक्शन मोड में हैं, फिर चाहे वह ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की बात हो या फिर उन घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने की जो बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कही हैं। पोर्टफोलियो मिलते ही धामी सरकार के मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए। बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उससे साफ हो गया है कि पुष्कर सरकार की मंशा क्या है। पुष्कर धामी ने दोबारा सत्ता संभालते ही पहला बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लिया। 24 मार्च को पहली कैबिनेट मीटिंग में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन का फैसला लिया। सीएम धामी ने चुनाव से पहले ही जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। और अब देखिए आरोग्य रक्षक सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता जी। डॉक्टर आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में कौन ज्यादा खतरनाक है? अगर उचित तरीके से रोग का मैनेजमेंट किया जाए, नियमन किया जाए, तो ना टाइप 1 खतरनाक है ना टाइप 2 खतरनाक है। जो भी रोगी अपने रोग का
नियमन ठीक से नहीं करेगा वो खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, टाइप 1 में ये बात अवश्य है क्योंकि वो इंसुलिन पर निर्भर होते हैं। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि व्यक्ति को ये संज्ञान रहे कि उसका ब्लड शुगर है कितना। तो उसके लिए आवश्यक है कि वो नियमित अपने रक्त का परीक्षण कराए, मॉनिटरिंग करे कि उसका रक्त शुगर प्रॉपर लेवल में, रेंज में है कि नहीं। लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, दवाएं, वो उसको उसी तरह से अनवरत जारी रखे और बीच बीच में अपना जांच करता रहे। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, सबसे जरूरी सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे कि डायबिटीज के मरीजों के लिए वर्कआउट करना कितना जरूरी है? एक्सरसाइज की महत्ता इसलिए है, 2 कारणों से। एक तो आपके मांसपेशियों को फिट रखता है, मांसपेशियों में शुगर को उपयोग करने का, यूटिलाइज करने की क्षमता बढ़ाता है। डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, आरोग्य रक्षक सम्मान में डायबिटीज से संबंधित तमाम जरूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।